नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास सेट 7 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे चैनल पे हमने एक विशेष टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जो कि हमारे उत्तराखंड में जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे वो एसआई के हों, चाहे ग्रुप सी के हों या हिंदी, तो हर किसी में कंपलसरी है। तो जो कि हमारे 20 से 30 नंबर आते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत स्कोरिंग हो जाते हैं। तो अब हम उनके लिए हम जो प्रैक्टिस सेट हमारी चल रही है, उसे हम आगे बढ़ाते हैं। तो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन होते हैं ना, वो आपको मिल जाते हैं टाइम से। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी को रटना नहीं चाहिए, और वो रटने का नहीं, क्योंकि देखो जैसे हम 100 उदाहरण हम रटते हैं ना, तो उससे अच्छा है कि हम एक नियम समझ लें, क्योंकि समझने में फिर हमें उदाहरण रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जैसे ही हमारे सामने प्रश्न आता है, हम आराम से उसे कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा प्रश्न, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। अब जैसे कि हम में से कई लोगों को पता नहीं होगा कि हमारी उंगलियों के भी नाम होते हैं। और जैसे अंगूठा होता है, फिर उसके बाद तर्जनी, फिर मध्यमा, फिर आती है कनिष्ठिका, और लास्ट में फिर आती है अनामिका, और लास्ट में आती है कनिष्ठिका। जो सबसे छोटी उंगली होती है ना, उसको कहते हैं कनिष्ठिका। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कनिष्ठिका और उसके मध्यमा के बीच की उंगली, यानी कि जो हमारी कनिष्ठिका के बाद आती है, उसको क्या कहते हैं। तो उसका नाम मैंने अभी बताया, अनामिका। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन डी का आंसर हो जाएगा, अनामिका। देखो, यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ को लेकर के नहीं बढ़ना है। देखो, हमने यहाँ पे लिया, जो ये ऑप्शंस हैं, इसमें लिखा है अनामी, अनीमिका, अनामिका, अनामिका। तो यहाँ पे वर्तनी में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि बताइए सही वर्तनी कौन सी है। तो हमारे दो चीज़ें हमने यहाँ पे समझी। एक तो हमें पता चला कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली का नाम अनामिका है। दूसरा, हमारे यहाँ पे वर्तनी शुद्ध हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसके पेट में माँ ने रस्सी, रस्सी को कहते हैं दाम, बांध दी हो, उसे कहते हैं। अब रस्सी किसके पेट में बांधी जाती थी? भगवान श्री कृष्ण के। तो हम सभी जानते हैं। तो उनको इसीलिए एक नाम दामोदर भी पड़ा उनका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अब दोस्तों, यहाँ पे पीछे पीछे जो पीछे पीछे चलता है ना, उसको हम अनुचर भी कहते हैं और अनुगामी भी कहते हैं। अब वैसे तो दो ऑप्शन एक साथ नहीं आने चाहिए थे, लेकिन ऐसे में जब आते हैं तो आप अनुगामी कीजिएगा। तो क्योंकि इसके दोनों ही आपके ऑप्शन सही माने जाएंगे। ठीक है, इसका ए भी सही है और बी भी सही है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और यदि आपके पास दोनों में से एक ऑप्शन आएगा तो वेल एंड गुड है, लेकिन दोनों साथ में आते हैं तो आप कोई सा भी एक करेंगे, आपका आयोग आपको आंसर, जो ये क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ही है, यहाँ पे आयोग ने ए और बी दोनों को सही माना है। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, तो उसे क्या कहेंगे हम? क्या कीमती कहेंगे, अमूल्य कहेंगे, बहुमूल्य कहेंगे, या कोई नहीं? तो देखो, जिसकी कोई कीमत ना हो, एक होता है जिसकी कोई कीमत हो या जिसकी बहुत कीमत हो, तो वो तो बहुमूल्य हो जाएगा। लेकिन जिसकी कोई कीमत ना हो, तो वो होता है अमूल्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर है पांचवा है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। जो लोग बहुत नपा तुला खाते हैं ना, तो उनको क्या कहेंगे? मितव्ययी, मितव्ययी, मिताहारी, मितहारीन। तो उसका हो जाएगा मितहारी, मिताहारी। मित मतलब होता है कम, आहार इसमें शब्द है मिताहारी, यानी कि कम खाने वाले आहार। ठीक है, मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्च करने वाला। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, गुरु के समीप रह करके अध्ययन करने वाला। तो गुरु के समीप जो व्यक्ति रहता है, वो अध्ययन करने वाले को कहते हैं अंतःवासी। ठीक है, आगे है सातवां प्रश्न है हमारा, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो जिसके हृदय पे आघात हुआ हो, बताइए, अपना आंसर लगाते जाइए कमेंट सेक्शन में। तो इसको कहते हैं मर्माहत। ठीक है, मर्म आहत, यानी कि आहत से
पीड़ित, ठीक है, मर्माहत। फिर है जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। अब आप बताइए, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए क्या होगा उपयुक्त शब्द? तो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे उसे? क्या पदभ्रष्ट कहेंगे, पदावनत कहेंगे, पदानुगत कहेंगे या पदच्युत कहेंगे? तो पद से च्युत का मतलब होता है हट जाना, ठीक है, तो पद से हटाए गए व्यक्ति को कहते हैं पदच्युत, ठीक है। और फिर है देखो यहाँ पे पदभ्रष्ट, कई लोग सोच रहे होंगे कि पदभ्रष्ट हो जाएगा। पदभ्रष्ट नहीं, पदभ्रष्ट उसे कहेंगे जो अपने पद से, पद पर रह करके उस पद की गरिमा को हानि पहुंचाए या अपने पद के अकॉर्डिंग काम न करे, तो उसे कहेंगे पद से भ्रष्ट, ठीक है, अपने पद से भ्रष्ट हो जाना, यानी अपने कार्यों को सही तरीके से न करना। तो इस तरह से, तो पदच्युत इसे कहेंगे। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो। अब आप कहेंगे स्पृहा, स्पृहा का मतलब होता है चाह, ठीक है, चाह या इच्छा। तो जिसे किसी चीज की इच्छा ना हो उसे क्या कहेंगे? निस्पृह, निस्पृहा, देखो आपके पास यहाँ पे वर्तनी से भी संबंधित आएंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें भी दो ऑप्शन सही होंगे, एक तो इसमें बी सही होगा और एक आपका सी सही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें विसर्ग लगा हुआ है। तो नि विसर्ग धन सॉरी नि विसर्ग और स्पृह, स्पृह मतलब इच्छा, जिसकी वो इच्छा ना हो, और इसका अगर विसर्ग घटा देंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों सही माने गए हैं आयोग के द्वारा भी, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, दोनों ही सही होंगे, बस आप इन दोनों को माइंड में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगला है हमारा आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। अब प्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। तो यहाँ पे भी वर्तनी ही गलत है सभी की, और एक शब्द होगा इसमें जो सही आंसर होगा, वो वर्तनी भी शुद्ध होगी और इसका आंसर भी होगा। तो यहाँ पे डी इसका ऑप्शन राइट है, क्योंकि अप्रत्याशित इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, अप्रत्याशित आपको वर्तनी में भी पूछ सकता है, किस प्रकार से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हम 10 प्रश्न ही लेंगे और इन प्रश्नों को आप नोट डाउन कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर